नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज की रसायन विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना। इसके हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या आए या जो भी समस्या समझ में आए, आप कमेंट में बताइएगा, उसका मैं विस्तृत समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ ध्यान से देखते चलना है और सुनते चलना है। अगर आप इस मोबाइल को दूर भी रख देंगे, सिर्फ सुनते भी रहेंगे, तो भी आपको क्लियरिटी होती रहेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? कितना होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में। ध्यान दीजिए, रेंज होती है, मतलब इसकी कोटि में होता है। 3 × 10⁻15 या फिर 4 × 10⁻15 इस रेंज में होता है। तो ये हमेशा कोटि होती है, त्रिज्या की कोटि। तो 10⁻15 मीटर, और 10 की पावर जो -15 होता है, इसी को एक फर्मी बोलते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही हैं, परंतु न्यूट्रॉन होते हैं, सारे में होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है 1H1, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण यह अस्थायी कण माना जाता है। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कौन बताता है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों की संख्या, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ध्यान दीजिए, जैसे कहा जाए सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु भार इसका 23 होता है। तो सोडियम के बारे में कहा गया परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है। परमाणु क्रमांक 11 कहने का मतलब है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं, 11 प्रोटॉन भी हैं। तो परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन जितने होंगे उसके अंदर, वही उसका इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेंगे, यही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा ऑप्शन प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा ऑप्शन आयनों की संख्या, चौथा ऑप्शन न्यूक्लियनों की संख्या। देखिए बी ऑप्शन में दिया है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों दे रखा, मतलब प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी, ऐसा नहीं है। अगर होता प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोटॉनों की संख्या से ही हमें पता चलता है कि परमाणु में कितने कितने उसमें उसका परमाणु क्रमांक कितना है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं बनी होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये नाभिक होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में पूछ रहा है कि नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण कौन सा है? ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यूट्रॉन ना तो आवेशी, मतलब न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में होंगे? तो अभी हमने बताया कि जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक मतलब केंद्रक में जितने प्रोटॉन होते हैं, उसी के चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हमेशा प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का सबसे पहले सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। ध्यान दीजिएगा, ये इनका कहलाता है बूंद का प्रयोग।
मतलब बूंद में इन्होंने आवेश निर्धारण किया था कितना है, तो यही बूंद का प्रयोग इनका मिलिकन का है, इन्होंने ही आवेश का निर्धारण किया था। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था, देख लीजिए थोड़ा से। रदरफोर्ड ने क्या किया कि कोई परमाणु था, इसके ऊपर उन्होंने अल्फा कणों का बमबारी कराया, अल्फा कणों की बमबारी कराई, तो अल्फा कणों से अल्फा कण की जो किरणें हैं वो निकल के आई, और अल्फा कण होती हैं धनात्मक। और नाभिक ये जो न्यूक्लियर मतलब ये जो परमाणु था, इसके अंदर ये जो अल्फा कण थे, कुछ सीधे टकरा के सीधे चले गए, कुछ इसमें से हल्का सा विक्षेपित हो गए, कुछ थोड़ा सा घूम करके वापस आ गए, और कुछ कण एकदम सीधा गए, तुरंत वापस आ गए। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो बाहर का आवेश है प्लस, तो इसका मतलब अंदर भी प्लस आवेश है, तभी प्लस प्लस करके वापस लौट जा रहे हैं कण। तो इन्होंने सिद्ध किया इसी बात से कि इसके अंदर, नाभिक के अंदर धनावेश होता है। धनावेश कैसे होता है? क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन में धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन उसमें कोई आवेश नहीं होता, तो इसलिए नाभिक का हमेशा जो आवेश है वो धनात्मक आवेश का होता है नाभिक। तो आप क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? इन्होंने सिद्ध किया परमाणुओं में न्यूक्लियस। परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन से मिलकर और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, जो धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। कोई भी परमाणु हमेशा उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो उदासीन होती है। अगर हम उसमें हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते रहते हैं। अगर हम उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हटा लें तो वो हो जाता है धनावेशित, और कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दें उसमें तो बन जाता है ऋणावेशित। प्रोटॉन ना तो हम हटा सकते ना उसमें डाल सकते, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसी को हम सूत्र के रूप में भी याद करते हैं, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। तो ईंट से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। अब देखिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, लेकिन अब ये मानता अच्छी किताबों में अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन को ही माना जाता है। रदरफोर्ड ने नामकरण किया था प्रोटॉन का, तो यहाँ पे गोल्डस्टीन ऑप्शन सही होता प्रोटॉन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रगति होती है? तो कड़ी तरंग की द्विप्रगति किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन में होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी कभी ये तरंग की तरह व्यवहार करेगा और कभी कभी ये कण की तरह व्यवहार करता है। तो ये द्विप्रगति का होता है, इलेक्ट्रॉन ही द्विप्रगति का होता है। अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन थे? तो पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन भी सूक्ष्मतम कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी इससे छोटे जो कण हो सकते हैं वो पॉजिट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिकी किसने खोजा था? तो नाभिक की खोज किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से खोजा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो जैसा हमने देखा है कि हमने सुना है कि ठोस, द्रव, गैस 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा चौथी है प्लाज्मा, पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट था उसी के खोज के बारे में यहाँ पे बोस जो आता है नाम, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। बोस हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बोस ने क्या किया था, 5वां परमाणु खोजा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का पता सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है?
तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होगा? देखिए न्यूट्रॉन का निर्धारण कैसे होता है। जैसे मान के चलिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23, तो इसमें 11 क्या होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 11 प्रोटॉन भी होंगे। और अगर हम 23 में से मतलब द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार में से अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दें तो हमको मिलेगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार भी जिसको कहते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या, तो उससे न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला दिया है लिथियम, तो लिथियम का कितना होता है? लिथियम का होता है Li। लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक होता है, 6 परमाणु भार होता है, तो इसमें 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, जो कि 3 आ जाएंगे न्यूट्रॉन, तो इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन, ऑप्शन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? 1H1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इसका परमाणु भार होता है, तो एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। किसमें? हाइड्रोजन में। तो ये ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, तरंग अभी बताया था ना हमने, द्विकणी प्रकृति का व्यवहार करता है इलेक्ट्रॉन, कण के रूप में भी कण तो है ही है, कण के रूप में भी चलता है और तरंग की तरह व्यवहार भी करता है। तो डी ब्रॉगली ने इसके तरंग प्रकृति की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या फिर न्यूट्रॉन कहेंगे, या फिर प्रोटॉन कहेंगे। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। परमाणु ही वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब परमाणु के बाहर तोड़ नहीं सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र रूप में कोई मतलब नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर रख दे तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, यानी परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे छोटा हो गया परमाणु। आगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसे ही परमाणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर? तो उस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, कितने उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये डिपेंडेंट करता है कि परमाणु का व्यवहार कैसा है। अगर कम इलेक्ट्रॉन है या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसी के हिसाब से वो धनावेशित या ऋणावेशित हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होती है, अभी बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक समझने वाली बात है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में भी अंतर होता है। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, इसके अंतर को हम लोग द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। वैसे आमतौर पे हम लोग समझते हैं द्रव्यमान संख्या माने परमाणु भार, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या कुछ हल्का सा इनमें डिफरेंट होता है। इसी डिफरेंट को हम लोग क्वांटम फिजिक्स में द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। कह रहा किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? मतलब ऐसा भी न्यूक्लियर कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी ऐसे ऐसे कण है जो कोई आवेशित है तो कोई बिना आवेश का है। तो उन्हीं में से है जो न्यूट्रिनो, इसमें ना तो कोई द्रव्यमान होता है और ना ही कोई आवेश होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चक्रण करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में घूमता रहता है। अगला, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? ये हमेशा धनात्मक होगी। धनात्मक कहने का मतलब ऊर्जा कुछ ना कुछ तो होती है। इलेक्ट्रॉन में भले ही माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, तो जब ये चक्रण करता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा होती ही है, हमेशा धनात्मक ऊर्जा होगी, ऑप्शन डी सही है। वैसे इसमें लिखा है ऋणात्मक नहीं हो सकती, बात सही है, ये भी सही है। इसका 0 से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों सही है इसमें।
और कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी सही है। सारे ऑप्शन सही हैं इसके, ध्यान दीजिएगा इसको। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अभी हमने देखा था अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक का पता चला था कि नाभिक बहुत सूक्ष्मतम कण होता है। आगे, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। हम कार्बन 12 के परमाणु से पता यानी कंपेयर करते हैं कि कोई परमाणु छोटा है या बड़ा है। तो इसका डिसाइड कैसे होता है? कार्बन 12 के परमाणु से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम, ऐसा नहीं, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक। देखते हैं आगे। तीसरा ऑप्शन, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, ऐसा भी नहीं, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु के क्रमांक के बराबर। हाँ, कह सकते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन में क्या होता है? 1H1 ही होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक के बराबर ही है। तो द्रव्यमान संख्या, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु भार के बराबर नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के, वो ऑप्शन नंबर बी सही है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था, अणुओं का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था कि अणु सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फोटॉन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में क्या संबंध होता है? तो संवेग, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है ये होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, P बराबर E/C। तो ये सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। फोटॉन किसे कहते हैं? फोटॉन जो प्रकाशीय कण होता है उसकी जो ऊर्जा होती है उसे फोटॉन कहा जाता है। तो P बराबर E/C, ऑप्शन डी सही है। देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस भी हैं। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम किसका है? यह नियम है पाउली अपवर्जन का नियम। किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होंगी। अगर ऐसा होगा तो उसकी स्थिति चक्रण की दिशा जरूर विपरीत होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या से क्या संबंध है? देखिए, क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्या वे संख्या होती है जो किसी परमाणु की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं। ये चार प्रकार की होती हैं। पहला होता है मुक्त क्वांटम संख्या, दूसरा होता है दिगसीय क्वांटम संख्या, तीसरी होती है मुक्त चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी होती है स्पिन क्वांटम संख्या, मतलब चक्रण वाली क्वांटम संख्या। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती हैं इन्हीं से हमको चक्रण का पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्धारित करती है, तो कौन सी दिशा निर्धारित करती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तत्व के रासायनिक गुण तय करती है। यानी अगर तत्व में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन कम है तो उसी के हिसाब से वो प्रतिक्रिया करता है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही तत्व एक तत्व से दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है, जिससे नए यौगिक का निर्माण होता है। तो इसमें मेन होता है रोल इलेक्ट्रॉनों का। ऑप्शन बी सही है। अगला, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं? 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो 10 9 19, यानी 19। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः बताइए। तो रेडियम का परमाणु क्रमांक दिया 88। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन भी 88 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 88 हैं। तो हमसे कह रहा प्रोटॉन बताओ, पहले न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने? 88। ऑप्शन ए भी दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 88। तो ए और सी हो सकते हैं, ऑप्शन बी और डी पहले ही गलत हो गए। अब देखते हैं इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? 226 में से 88 घटाएंगे,
तो 226 में से अगर हम लोग 88 घटाएंगे तो बचेगा 138, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 138 इसमें न्यूट्रॉन है, 88 प्रोटॉन है। अगला क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या कैसे पता चलती है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, तो 2 + 2 4, 4 उसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, तो इसमें परमाणु क्रमांक जितना वही इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ध्यान दीजिए, जैसे हम जानते हैं कि KLMN ये हमारी कक्षाओं को डिसाइड करते हैं, डिनोट करते हैं। तो KLMN कक्षाएं बताती हैं। पहली कक्षा के लिए इसका सूत्र होता है 2n²। अगर n का मान 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2, तो 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में n का मान 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 3 त्रिको 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह चौथी के लिए भी 4 4 16 दूनी 32, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कक्षाओं में। तो हमसे कौन सा पूछ रहा था कि तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो अभी बताया था न्यूट्रॉन क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो m - Z, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होंगे? क्या दिया है? परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होंगे? तो क्या होंगे पूछ रहा है, न्यूट्रॉन क्या होंगे? ऑप्शन देखियो, सब में न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओ तो वही न्यूट्रॉन आएंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा, यानी 18 न्यूट्रॉन होंगे, तो ऑप्शन बी सही है। हाँ, ये तो प्रोटॉन दिए हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूट्रॉन। अगला, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे पहले S, P, D, F ये 4 ब्लॉक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। S में अधिकतम 2 रह सकते हैं, P में अधिकतम 6 रह सकते हैं, D में अधिकतम 10 रह सकते हैं, F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 1s2 बिल्कुल भर सकते हैं, अधिकतम हो सकता है 2 उसमें। दूसरा ऑप्शन 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 2d, D में 5 हो सकते हैं, मतलब D में 10 हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन 1s2, 2s2, 2p5, 6 तक जाता है, ये भी सही है। चौथा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, चौथा ऑप्शन भी सही है। एक बार हम लोग बी ऑप्शन को भी ढंग से देख लेते हैं जरा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हाँ 2d नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। पहली कक्षा में केवल s होता है, दूसरी कक्षा में sp होता है, तीसरी कक्षा में spd होता है, चौथी कक्षा में spdf होता है, पांचवी छठवीं सातवीं में भी spdf चलते हैं। तो दूसरी कक्षा में सिर्फ sp होता है, d नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसमें से हम जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी को जोड़ते हैं पहले। तो S में 2 हैं, यहाँ पर S में 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 6, तो 6 2 8 2 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वही उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो देखिए, नियान में कितना होता है? नियान का परमाणु क्रमांक 10 है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तभी इसके ऊपर 1 धनावेश आ चुका है, तो इसका परमाणु क्रमांक अब 10 बचा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसी का आंसर हो जाएगा। अगला, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 20 वाले क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, जैसा भी आप कर लीजिए। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, जोड़िए कितने हो गए? 2 2 4, 6 10, दोबारा 3s2, 3p6 आएगा, 12 6 18,
तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। पहले इनको जोड़ते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, हमको 20 तक जाना है। 3d2 तो ये 2 आएगा। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में यहाँ तक 2 2 करवा ली, दूसरी कक्षा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 2 6 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 आएगा इसका। 2 8 10 नहीं आएगा, 2 8 8 2 आएगा, 2 8 8 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही आंसर हो जाएगा। 3s2 3p6 3d होगा, 3s2 भी तो होगा, 3s2 3p2 होगा, हाँ p में नहीं भरा गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए धातु तत्व के लिए है? तो धातुओं के लिए कौन सा? 2 8 10 10 क्या होता है? नियान, नियान एक गैस होती है। 2 8 7 7 मतलब 17 हो गया, कितना है? क्लोरीन एक गैस है। 2 8 8 8 8 16 2 18 18 मतलब 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है? क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17, और 18 किसका होता है? 18 होता है Ar, Ar मीन्स आर्गन, आर्गन भी एक गैस है। तो ये बचता है 2 8 8 2, 2 8 10 10 8 18 18 2 20, 20 माने कैल्शियम, कैल्शियम एक धातु है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने 51 नंबर तक सॉल्व किया, और इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो तो आप उसको बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में या फिर नई वीडियो में उसको समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइए। जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहिए, साइंस अगर पूछता है उसमें तो आप बेहतर तरीके से वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।